हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएस का यूनिट 1। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पीपीएस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पीपीएस यूनिट 1 में बेसिक चीज़ें हैं क्या। ओके, तो सबसे पहले ये जो यूनिट होती है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हम इस वीडियो को 3 ही पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट वी कवर, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, वो होंगे हमारे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, देन आता है हमारा दूसरे पार्ट में होगा आइडिया ऑफ एल्गोरिथम, देन होता है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। तो यहाँ से हमारी मेन पार्ट जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या आ जाती है यहाँ पे कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स होता है क्या है। सो बेसिकली हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं डेटा को। किसके थ्रू करते हैं? जितने भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 1 तक होते हैं वो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, हम डेसिमल नंबर को यूज़ करते हैं, बट जो हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वो डेसिमल नंबर्स को नहीं समझ सकता। ओके, सो ये हमारा 2 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, सो इसमें हम बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है हम डेटा एंटर करते हैं। इनपुट यूनिट के अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे, देन उसके बाद क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो स्टोरेज यूनिट के अंदर चला जाता है। स्टोरेज यूनिट के अंदर वो जाता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है? सबसे पहले वो स्टोर होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। अगर आप वहाँ पे उसको सेव कर देते हो तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वो सेकेंडरी में जाके स्टोर होगा। ओके, देन उसके बाद जितनी भी हमारे सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट, क्या करता है हमारा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं कर पाता, तो सीयू जो होता है उस बीच में उस पाथ का वर्क करता है। ओके, और देन हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल एएलयू हमारा क्या करता है, जितनी भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे हो गए हमारे एंड और नैंड, नॉर, इस टाइप के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करे जाते हैं। देन हमारा जो डेटा होता है वो आउटपुट यूनिट पे चला जाता है और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारे पास एक वैलिड इंफॉर्मेशन हमारी आ जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस। ओके, आगे इसको समझते हैं हम। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट हमारी क्या होती है। सो बेसिकली देखो, इनपुट यूनिट क्या होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, कंप्यूटर को ज़रूरत होती है उसको डेटा को रिसीव करने की, या जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक इनपुट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हेल्प करती है हमारे डेटा को एक हमारे सीपीयू के अंदर जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर सके। ओके, सो कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस होता है। ओके, देन इसके बाद हमारे कुछ और जो होते हैं जैसे माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, और जो आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से और हो सकते हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं करे। ओके, देन आता है हमारा स्टोरेज यूनिट। ओके, सो स्टोरेज यूनिट हमारी क्या करती है, होल्ड करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को। ओके, जिसके थ्रू जो हमारा इनपुट यूनिट उसको बाद में फिर प्रोसेस करती है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, इट प्रिजर्व द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट बिफोर दीज आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइस। ये प्रिजर्व करके रखती है हमारा जो डेटा होता है उसको अपने पास, उसको आउटपुट को देने से पहले अपने पास रखती है। ओके, देन आता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। सो हमको पता है कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हुए आए हैं। ओके, जैसे अगर हमें हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर कराना है, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम लिमिट के लिए स्टोर कराना है, तो हम वहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। ओके, बट एक प्रॉब्लम क्या होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज में कि सिर्फ जो हमारा डेटा होता है वो कुछ देर के लिए ही वहाँ पे होता है। ओके, देन आता है सेकेंडरी स्टोरेज।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है हम हमारा सिस्टम टर्न ऑफ भी कर दे, वो हमारे पास तब भी रहे, वो हमारे डेटा को कुछ भी इफेक्ट ना करे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का। ओके, यानी कि यहाँ पे हम कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है, वो फिर कहीं नहीं जाता, इवन हम अपना सिस्टम भी टर्न ऑफ क्यों ना कर दे। ओके, देन आती है हमारी आउटपुट यूनिट। सो बेसिकली आउटपुट यूनिट क्या होती है, जो हमारा आउटपुट होता है उसको प्रोवाइड करती है, यानी कि एक हमें इंफॉर्मेशन जो है हमारी उस चीज़ को हमारे पास शो करती है। सो बेसिकली कौन कौन सी होती है, अगर देखो हम जब प्रिंटर का यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमने पहले उसको आउटपुट दिया, कुछ भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो हमने अपने सिस्टम में प्रोवाइड कर दी, बट जो हमें एग्जैक्ट हमारे हाथ में जो आउटपुट आएगा वो किसकी हेल्प से आएगा, प्रिंटर हो गया, ओके, वीडियो हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ओके, देन आता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सो मैंने आपको अभी बताया कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारी क्या होती है, जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं हमारे ALU की हेल्प से। ओके, देन आता है हमारा CPU। सो हमको पता है कि CPU क्या होता है, CPU हमारा एक ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर होता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि CPU क्या होता है। ओके, सो इसमें बेसिकली जो हमारा जितना भी वर्क होता है वो कंट्रोल करा जाता है हमारा CPU की हेल्प से। तो जो CPU होता है वो देखता है कि कब किस चीज़ को मुझे कितना वर्क करवाना है, तो वो सारा टारगेट जो होता है मैनेज करके रखता है हमारा CPU। ओके, अब आता है हमारा डिफरेंस। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है यूज्ड बाय CPU फॉर करंट प्रोसेसिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम हमारे सिस्टम में अब कोई वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कौन सी मेमोरी का यूज कर रहे हैं, प्राइमरी का। ओके, सो और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो हमारी वो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए, यानी कि एक बार हमारा काम हमने कंप्लीट कर दिया तो अब हमें हमारे डेटा को कैसे स्टोर करना है वो सब किसकी हेल्प से करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से करते हैं। ओके, यानी कि अगर हम हमारे सिस्टम को टर्न ऑफ भी करते थे तो वो हमारा डेटा सिक्योर रहे एक उसमें। देन इसका CPU एक्सेस क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं CPU से, बट जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम डायरेक्टली CPU से एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं जो इसकी स्पीड होती है प्राइमरी की वो वेरी हाई होती है। ओके, बट सेकेंडरी की स्पीड जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। ओके, देन स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है प्राइमरी में लिमिटेड होती है, बट सेकेंडरी में हम अपने बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट जो होती है प्राइमरी की एक्सपेंसिव हो जाती है, बट सेकेंडरी जो होती है वो चीप होती है। ओके, देन जो होती है मोस्टली वॉलेटाइल होती है रैम। ओके, और सेकेंडरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। डेटा रिटेंशन क्या होती है, डेटा लॉस्ट हमने अभी जैसे देखा, तो जो रैम होती है उसमें हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो जो रैम होती है हमारी वो आगे इसके हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या है रैम और रोम में, ये हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, देन यूसेज आ जाते हैं, स्टोरेज स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज। ओके, देन इसमें क्या होता है, स्टोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड बैकअप डेटा जितना भी हमारा होता है वो सब कुछ इसमें होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके प्राइमरी मेमोरी के, क्या क्या हो सकते हैं, रैम, रोम, कैच। ओके, देन इसमें क्या होते हैं, पेन ड्राइव्स हो गया, DVD हो गया, CD हो गया। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसेंशियल फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी। ओके, और इसमें क्या होती है सेकेंडरी में, यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करा जाता है। ओके, देन आगे क्या आता है, रैम और रोम। तो ये भी हमारा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, तो हम इससे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ये जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट 1, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ओके, पैरामीटर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, पैरामीटर्स इनके सबसे पहले कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, सबसे पहला होता है नेचर। तो नेचर कैसा होता है, रैम का वॉलेटाइल होती है और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। यानी कि वॉलेटाइल का मतलब क्या हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है जब भी हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। और जो रोम होता है उसमें हमारा डेटा कहीं नहीं जाता, हमारा डेटा वहीं पे सिक्योर रहता है। ओके, एक्सेस टाइम जो होता है इसमें क्या करते हैं हम रैम के अंदर, रीड एंड राइट। रोम के अंदर क्या होता है,
रीड ओनली, नॉर्मली तो रीड ओनली। ओके, स्पीड जो होती है इसकी वेरी हाई स्पीड होती है रैम की, और रोम की क्या होती है, स्लोअर देन रैम होती है। पर्पस क्या होता है, स्टोरेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज, उस डेटा को स्टोर करके रखता है जो कि हम करंटली यूज कर रहे हैं। ओके, और रोम क्या करता है, स्टोरेज परमानेंट प्रोग्राम्स। मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, डेटा कैन बी मॉडिफाई इजीली, हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। रोम क्या होता है, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाई इजीली। ओके, देन होता है रैम। रैम के अंदर क्या होता है, हमारे सीपीयू इंटरेक्शन कितना होता है, एक्टिवली यूज्ड बाय सीपीयू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यूज्ड ओनली एट स्टार्टअप और बूटिंग के टाइम पे होता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है रैम की वो हमारे रोम से ज्यादा होती है। ओके, और कॉस्ट पर बिट के हिसाब से जो होती है इसकी एक्सपेंसिव होती है और इसकी होती है चीपर। एग्जाम्पल हो सकता है डी रैम, एस रैम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने जाते हैं। जो अभी आए थे कुछ टाइम के, अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो जो हमारा ये वाला है, यानी कि जो हमारे रोम के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उसमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अभी हमारी जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारी प्राइमरी होती है, एक होती है हमारी सेकेंडरी। ओके, तो जो प्राइमरी होती है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रैम हो गया, रोम हो गया। तो अभी जो हमें इस बार पढ़ना है वो सिर्फ हमें रोम के जो पार्ट्स होते हैं वही पढ़ने हैं, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से हो गए, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, पी रोम, ये रिपीट हो गया इस पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। ओके ओके, चलो देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, और ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामिंग में देखते हैं, प्रोग्राम ओनली वंस, एक बार ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने हमारे सिस्टम के अंदर एक बार कर दिया तो उसको हम बार बार नहीं कर सकते, एक ही बार लिखा जाएगा। बट जो ईपीरोम जो होता है कैन बी रीप्रोग्राम, हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और सेम ही ईपीरोम में भी यही होता है कि हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार जब हमने पी रोम के अंदर अपना डेटा लिख दिया हम उसको इरेज भी नहीं कर सकते। बट जो ईपी रोम होता है उसके अंदर हम इरेज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, यूवी लाइट की हेल्प से हम इसको इरेज कर सकते हैं। और इसमें भी कर सकते हैं, ईपी रोम में किससे कर सकते हैं, इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज कर सकते हैं। एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, क्योंकि इसमें ईपी रोम में हम इरेज तो कर सकते हैं हमारे डेटा को, बट ये एक बार में सारे डेटा को डिलीट करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता। बट वहीं ईपी रोम जो होता है वो हमारे डेटा को उतना ही डिलीट करेगा जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे। ओके, हाँ, जैसे मैंने रीयूजेबिलिटी आपको अभी दिखाई, इसमें 1 टाइम यूज ओनली होती है, इसमें लिमिटेड रीयूजेस होते हैं, हाई रीयूजेस होते हैं हमारे ईपी रोम के अंदर। ओके, स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है पी रोम की, फास्ट रीड, नो रीराइट, इसके अंदर रीराइट नहीं कर सकते जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर। ओके, स्लोअर ड्यू टू यूवी प्रोसेस की वजह से वो स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा। ओके, फास्टर देन ईपी रोम से फास्ट होती है, बट कम किससे होती है, पी रोम से कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लीस्ट फ्लेक्सिबल। ओके, और मॉडरेट होता है हमारा ईपी रोम के अंदर, और ईपी रोम के अंदर मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट किसकी होती है, हमारी सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट होती है ईपी रोम की। ओके, देन इसके बाद पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है, पी रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, और ईपी रोम जो होता है वो भी नॉन वॉलेटाइल, ये सारे ही नॉन वॉलेटाइल होते हैं। यानी कि क्या होता है नॉन वॉलेटाइल, अभी हमने अभी डिस्कस करा था कि नॉन वॉलेटाइल क्या होती है। ओके, तो अगर अभी आपको याद है तो बिल्कुल अभी जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होती है। ओके, नॉन वॉलेटाइल मैं बताती हूँ, इतना आप कमेंट में बताना। ओके, जैसे हमने पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया उसके बाद भी जो हमारा डेटा है वो उसमें स्टोर रहता है, सेफ रहता है। ओके, फिर क्या आती है हमारे यूजर्स परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए। ओके, फिर वेयर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए होता है। ओके ओके,
तो ये वाला जो है हमारा मेमोरी हिरार्की ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 7 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसको पढ़ते क्यों है। मेमोरी हिरार्की ऑफ ए कंप्यूटर सके क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है हम उसको फास्ट बना सके, कोस्ट इफेक्टिव भी बना सके। ओके, मेन रीजंस क्या हो सकते हैं इसके पीछे के? स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है, कोस्ट कम रखने के लिए यूज़ करा जाता है, ओके, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है, इफेक्टिव डेटा एक्सेस के लिए यूज़ करा जाता है, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, देन इसके बाद क्या आता है, हम इसको समझते हैं। चलो, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को PYQs को देखोगे, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी कुछ डिफरेंसेस को कवर करा है, तो क्या होता है कि एक ही क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल डिफरेंसेस हमसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या होती है, क्लोज होती है हार्डवेयर के। ओके, इट इज फार फ्रॉम, ये दूर होती है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर्स। ओके, ये क्या होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। और वही जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ओके, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड राइट। लो लेवल लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, जैसे कि अभी हमारी मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेजेस हो गई, असेंबली लैंग्वेजेस हो गई, जो कि हम अभी आगे चल के इन सबको पढ़ेंगे। ओके, ये क्या होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। जैसे कि अभी हम जो क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें क्या बेसिकली PPS में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सी को सीखेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ये सब चीज़ें सीखेंगे सी के अंदर। ओके, तो वही यही करता है। देन आता है हमारा प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स। प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती है। इसमें हमें एफर्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये हमें बिना एफर्ट्स के हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को हम सीख लेंगे। देखो, अनटिल एंड अनलेस हम किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं, वो हमें वैसे भी नहीं आती। बट फिर भी जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं एज कंपेरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो हाई होती है इसकी, लो लेवल लैंग्वेज की, और एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लोवर होती है। ओके, और इट इज नॉट पोर्टेबल, नहीं होती है। ओके, तो बताओ पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? वही होता है कि हम किस चीज को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा पोर्टेबल। ओके, इट इज यूज एन असेंबलर, असेंबलर की तरह हम इसको यूज करते हैं। और इसको कैसे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, सो असेंबलर की डेफिनेशन भी होती है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, असेंबलर क्या होता है। ओके, देन आता है हमारा एरर हैंडलिंग, जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। इसके अंदर जो होती है एरर हैंडलिंग ईजी होती है। बट देखो, जब भी हम नई नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हर प्रोग्रामर के लिए, जो बिगिनर है उसके लिए टफ पड़ जाता है अपने ही प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना। ओके, तो ये चीज़ तो है, बट इसमें डिफिकल्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में और भी ज़्यादा। ओके, प्रोग्राम डेवलपमेंट टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेती है, इसमें टाइम कम लगता है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल, इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल्स। रीडेबिलिटी जो होती है उसकी लो होती है और रीडेबिलिटी जो होती है इसकी हाई होती है। रीडेबिलिटी से हम क्या समझते हैं इसमें, मतलब हम ये समझते हैं कि हम कितनी आसानी से किसी कोड को, टेक्स्ट को हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स हो गए इसके, मशीन लैंग्वेज हो गया इसका एग्जाम्पल, असेंबली लैंग्वेज हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए C++, जावा, पाइथन। अभी आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको सीखने को मिलेगी पाइथन, जावा, ये सब आपको मिलेंगे। ओके, सो आगे मूव करते हैं। ओके, ये आता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की जनरेशन भी होती हैं।
ओके, सो बेसिकली अभी देखो हमारी जनरेशन ऑफ ए लैंग्वेजेस क्या होती है, क्लासिफाई कर दी गई है हमारी मल्टीपल उसमें। कहाँ तक पहुंची है भाई अभी तक हमारी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस? हमारी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस 5th जनरेशन तक पहुंच चुकी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो होती है उसको हम कौन सी जनरेशन होती है? These languages use binary digit. Binary digit 0 और 1, जो दो ही binary numbers को रखती हैं, which are directly understood by computer hardware. Okay, programs written in machine language are executed very fast because no translation is required. किसी translation की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें. Okay, binary digit can cause program failure. जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वही प्रोग्राम फेलियर को कॉज करती हैं। दिस लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज होती है। ओके, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो गए बाइनरी मशीन कोड। इसकी एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? ये वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इसको किसी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज है इसकी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एरर प्रोन एंड हार्ड टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। मशीन डिपेंडेंट है तो किसका पार्ट होती है बताइए? लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट है तो ये ओके, ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो और अपने नोट्स में कवर करो। जितने अपने हैंड रिटन नोट्स करोगे उतना ईजी रहेगा और अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी पड़ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। ओके, सेकेंड जनरेशन में क्या आता है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती है हमारी? ये भी हमारी क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट होती है। अभी तक इन सबको एक बिगिनर के लिए पढ़ना अंडरस्टैंड करना बहुत टफ है। ओके, इसीलिए हमारी जनरेशन्स आगे मूव करती गई ताकि हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको इजी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो देखते हैं इसके बारे में। ओके, इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर दे यूज मिनोमोनिक्स। मीन्स सच एज, क्या होता है मिनोमोनिक्स का मतलब? ये हमारा कुछ एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम अपनी चीज़ों को इजीली याद कर पाए, उनको अंडरस्टैंड। जैसे एडिशन होता है तो उसको हम किससे कहते हैं? ऐड हो गया। ओके, सब्ट्रैक्शन होता है उसको हमने सब। ओके, then move and then etc., which makes programming easier than machine language. An assembler is required to convert assembly code into machine code. Okay, assembly languages provides better control over hardware but is still machine dependent. ये still अभी machine dependent है, यानी कि low level language है ये। तो अभी इसका एडवांटेज देखते हैं हम क्या क्या हो सकती हैं हमारी इसकी। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज से ईजी होती है, फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, बेटर हार्डवेयर कंट्रोल। डिसएडवांटेज मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स। जैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या होती है? थर्ड जनरेशन आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। These languages use English like statements, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं ना। सी जो होती है वो हमारी थर्ड जनरेशन है जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसको। ओके, मेकिंग देम इजी टू लर्न, राइट एंड अंडरस्टैंड। A compiler or interpreter is used to convert high level language into machine code. यानी कि इसमें हमारा कंपाइलर होता है जो कि हेल्प करता है हमारे जो कोड लिख रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेजेस की, यानी कि जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको ईजी अंडरस्टैंड करना हो जाता है। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। क्या मतलब होता है इसका? सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। ओके, यानी कि एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर रन कर सकते हैं। दे रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स एंड डेवलपमेंट टाइम। कैसे एग्जांपल्स अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या होगा इसके? इजी टू राइट एंड डिबग, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट।
डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, स्लोअर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू, क्योंकि अभी देखो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अभी कुछ बच्चों ने लिखे भी होंगे अपने फर्स्ट सेम के अंदर जिनके पास पीपीएस सब्जेक्ट था, तो उन लोगों को पता होगा कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी मिस्टेक्स को देखता है कि हमने कहाँ पे किस लाइन में क्या एरर करा है, वो उस चीज को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये टाइम प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेट्स मूव फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ओके, ये क्या, फोर्थ जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, डिजाइन टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स इवन फर्दर। दे फोकस मोर ऑन व्हाट इज टू बी डन rather than हाउ इट इज डन। ये इस चीज पे फोकस नहीं करती कि क्या हो रहा है, ये फोकस करती है कि कैसे हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है। These languages are widely used in database management, report generation and data processing. Okay, fourth generation जो होती है हमारी लैंग्वेज required fewer lines of code and are often used by non-programmers. कौन कौन सी, SQL हो गई, Fox Pro हो गई, Oracle हो गई। ओके, एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, वेरी इजी टू यूज, लेस कोडिंग, कोडिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है, हाई प्रोडक्टिविटी इसकी होती है। लिमिट, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होती है, स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है इसका। ओके, नाउ लेट्स मूव। ओके, नाउ मूव टू लास्ट जनरेशन, मीन्स फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, सो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज वो मेनली बेस्ड होती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग। इन दिस लैंग्वेजेस हम क्या करते हैं, इन लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट्स एंड द सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, हमारा कुछ हमें कुछ भी क्वेरी होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो होती है हमारी, उसको डिस्कस करते हैं हम वहाँ पे, तो उससे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को। जैसे कि दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स एंड AI बेस्ड एप्लीकेशंस। AI बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हो गई हमारी, चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई हो गई। ओके, बहुत सारी आ रही हैं, अभी हमारी नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। आप लोग किसका सबसे ज्यादा यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, एडवांटेजेस यूजफुल फॉर AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, मिनिमल प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, ओके, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड प्रैक्टिस यूज। अभी देखो हम लोगों को, देखो वैसे ये सही भी है कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं हम देखें कि इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है। हम लोग अब क्या करते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली हम ऐसे ही AI बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर कर देते हैं, हम उसको सर्च नहीं करते, देखते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग भी अपनी असाइनमेंट्स के लिए इनका यूज करते होगे। चलो आगे मूव करते हैं। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है हमारा कंपाइलर, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन देखेगा। ओके, जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, बट इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड हमारे मशीन रीडेबल कोड्स होते हैं जो हम अपने कॉलेजेस में लिखते हैं, देव के अंदर लिखते हैं, हाँ VS कोड के अंदर लिखते हैं, तो वो क्या करता है, पूरे कोड को एक बार में कर लेता है, फिर वो हमको बताता है कि हाँ आपका एरर इस एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आ रखा है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, अभी जो इंटरप्रेटर क्या करता है, शो लाइन बाय लाइन शो करता है हमें। अब इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन इज फास्ट, आफ्टर कंप्लीशन के बाद एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर के अंदर स्लो होता है। रिक्वायर्स मोर मेमोरी, रिक्वायर्स लेस मेमोरी इंटरप्रेटर के लिए, प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा अभी। अब इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन, सेम कंपाइल्ड कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, एक ही प्रोग्राम जो होता है वो मल्टीपल टाइम
एग्जीक्यूट हो सकता है। प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड एवरी टाइम, हर बारी वो जो है प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेट होगा। डिबगिंग जो होती है हमारी कंपाइलर के अंदर वो डिफिकल्ट होती है। डिबगिंग क्या होता है हमारा? डिबगिंग होता है हमारे एक कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड करना और उनको सही करना, वो चीज हमारी डिबगिंग कहलाई जाती है। तो कंपाइलर के अंदर डिफिकल्ट होती है और इंटरप्रेटर के अंदर इजी होती है, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी लाइन बाय लाइन कर रहा है तो इजी तो होगी। स्टॉप कंपाइलेशन इफ एन एरर ऑकर्स, अगर कोई एरर आ जाता है तो कंपाइलेशन जो है वो रुक जाता है। कंटिन्यूज इंटरप्रिटेशन अंटिल एरर इज फाउंड, जब तक एरर फाउंड नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहता है। यूज्ड फॉर लार्ज प्रोग्राम्स के लिए यूज करी जाती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। हाँ, और ये क्या होती है हमारी स्मॉल प्रोग्राम्स, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सब आप अभी आगे आगे पढ़ोगे। आगे मूव करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मार्क कर लेना इसको। लिंकर, ओके। लिंकर क्या करता है? कंबाइन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल। जो हमारी मल्टीपल फाइल्स होती है उनको कंबाइन कर लेता है, किसमें? सिंगल एग्जीक्यूटेबल। सिंगल एग्जीक्यूटेबल को समझते हैं कि क्या होता है। अभी देखो आगे है तो समझना जरूरी है ना, डाउट रहना गलत बात है। अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगी कि किसी की भी डाउट्स है उसको मैं ऐसे ही ना छोड़ूं, और किसी की भी कुछ भी क्वेरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो देखो सिंगल एग्जीक्यूटेबल्स क्या होता है? हमारी एक ऐसी प्रोग्राम फाइल होती है जो पूरे प्रोग्राम रन करने के लिए सफिशिएंट होती है, और डायरेक्टली CPU से एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके। लोडर क्या होता है? लोड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। ओके। लिंकर ऑपरेट्स आफ्टर कंपाइलेशन एंड बिफोर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर से पहले, कंपाइलर के बाद और एग्जीक्यूशन से पहले। ऑपरेट एट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या? रन टाइम, जो हमारा रन टाइम हो रहा है ना उसी टाइम पे। ओके। होता है हमारा रिसॉल्व एक्सटर्नल सिंबल्स एंड फंक्शन references, do not perform symbol resolutions। हाँ, links required libraries with object modules। जो लिंकर होता है, लिंक करता है हमारी लाइब्रेरीज को किसके लिए, किसके साथ? ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ। यूज्ड ऑलरेडी लिंक्ड एग्जीक्यूटेबल, ऑलरेडी यूज करता है। हाँ, जनरेट फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये नहीं जनरेट कर पाता जो हमारी होती है। वर्क विद ऑब्जेक्ट कोड एंड लाइब्रेरीज, वर्क विद एग्जीक्यूटेबल कोड। फिर होता है डिटेक्ट लिंकिंग एरर्स, अनडिफाइंड सिंबल्स, मल्टीपल डेफिनेशंस, डिटेक्ट लोडिंग एरर्स, मेमोरी इश्यूज का मेमोरी इश्यू होता है। परफॉर्म रिलोकेशन ऑफ एड्रेस लॉजिकल। परफॉर्म, लोडर क्या होता है? परफॉर्म एक्चुअल मेमोरी प्लेसमेंट। नो डायरेक्शन इंटरेक्शन विद CPU एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल टू CPU फॉर एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर कर देता है। इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए इसेंशियल फॉर रनिंग द प्रोग्राम। ये लिख के आना अच्छे से। ओके, आगे मूव करते हैं। असेंबलर। असेंबलर क्या होते हैं? देखो, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओके, देखो असेंबलर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ह्यूमन फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन यानी कि असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब चलो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हो गई हमारी इसकी। ओके, अब ये देखो जैसे सोचो आप इंग्लिश में एक रेसिपी लिख रहे हो। हाँ, क्या लिखोगे उसमें? एड 2 कप ऑफ शुगर मिक्स विद फ्लावर, बेक फॉर 30 मिनट्स, ये सब लिखोगे। कंप्यूटर सिर्फ नंबर और कोड समझ सकता है। जैसे हो गए हमारे कंप्यूटर नंबर और कोड से यानी कि बाइनरी नंबर्स को समझता है। हाँ, कौन कौन से बाइनरी नंबर्स जैसे हो गए 1 0 0 1 1 1 हो गया, ये सब हमारा समझता है कंप्यूटर। अब देखो असेंबलर का क्या काम है? आपने उसको एक रेसिपी बता दी, स्टेप बाय स्टेप
बता दी रेसिपी। अब देखो असेंबलर क्या करेगा, उस रेसिपी को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड्स में, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा केक को बना सके। बहुत सिंपल एग्जांपल था, आई होप आपको समझ आया हो असेंबलर क्या होता है। ओके, देन होता है फंक्शन ऑफ असेंबलर के फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसलेट, मैंने अभी आपको बताया था। मिनोमोनिक क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम ऐसे इस वे में लिख पाए ताकि वो हमें याद रहे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको लिख लेते हैं। हाँ देखो अभी इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, हाँ, क्रिएट एंड मेंटेन्स ए सिंबल टेबल, असाइन मेमोरी एड्रेस टू वेरिएबल्स एंड लेबल्स, डिटेक्ट सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। इनपुट एंड आउटपुट, देखो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो मशीन डिपेंडेंट होता है, फास्टर देन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर से फास्ट होता है। प्रोड्यूस एफिशिएंट मशीन लेवल प्रोग्राम्स, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर। रोल इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसका क्या रोल होता है, हाँ, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज रिटर्न, असेंबलर converts it into object code, linker links object files, loader loads program into memory। ये होता है हमारा असेंबलर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, सो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो समझते हैं। अभी देखो मैं इसको बोलूंगी ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है इम्पोर्टेंट, हाँ, क्योंकि देखो ये हमारी यूनिट जो होती है वो स्कोरिंग होती है। अभी मैं आपको एग्जाम टाइम के पास आपको एक शीट प्रिपेयर करके दूंगी जिसमें हम सारे ही PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके ओके, सो देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक्ट किसकी तरह करता है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, और मैनेज करता है ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। ओके, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स देखो एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर का एफिशिएंट यूज होता है, यूजर कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, रिसोर्स शेयरिंग, हाँ, सिस्टम रीडेबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टाइप्स लिखो, लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ओके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हो गए विंडोज, लिनक्स, मैक। ओके, तो एल्गोरिथम को हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कुछ भी अगर मुझे चेंजेस करने की जरूरत है तो अपनी सजेशंस को भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। ओके।